So, a very good evening to everyone, those who are joining over here right now. This is the day 6 of our Python 30 days master class. और आज की हमारा जो सेशन है basically it's your 30 days master class, and today we are having the day 6. So as I can see here, some of the students has started joining. All right. तो बेसिकली आज जो हमारी पाइथन का 6 डे है, इसके पहले अभी तक हमारी 5 क्लासेस जो है पाइथन की वो हो चुकी है, और उन 5 क्लासेस में हमने डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए हैं. सो बेसिकली 30 डेज क्लास में हर वो कॉन्सेप्ट को हम कवर करेंगे जिसकी जरूरत होती है एक डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए, या फिर अगर आप डेटा साइंटिस्ट और दूसरे स्ट्रीम्स पे भी जाना अगर चाहते हैं तो भी उसके लिए आपको इस पाइथन की रिक्वायरमेंट होगी. सो ओके, एज आई कैन सी हियर लाइव चैट्स में एक बार आप लोगों का चेकआउट कर लेती हूँ. तो मुझे ये बताइएगा कि पिछले 5 दिनों में हमने जो जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, पिछले 5 क्लासेस जो हमारी हुई है उसमें काफी कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने कवर किए हैं. पहली क्लास में तो इंस्टॉलेशन पढ़ा था, राइट. उसके बाद दूसरी क्लास जब हमारी हुई थी तो हमने पढ़ा था वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स के बारे में. तीसरी क्लास जब हुई थी तब हमने पढ़ा था लूप्स कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा हमने. इसके साथ साथ बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में अभी तक हम पढ़ चुके हैं, और इसके साथ साथ कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ एल्स के रिगार्डिंग अभी तक हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, राइट. इसके अलावा इन 5 दिन की क्लासेस में अगर आपके कोई भी क्वेश्चन डाउट्स आते हैं तो आप लोग मुझे बता सकते हैं यहाँ पे कमेंट करके. एज आई कैन सी राजीव, हेलो, यस राजीव एंड शिखर, अ वेरी गुड इवनिंग टू बोथ ऑफ यू. तो जो भी डाउट्स आएंगे कमेंट करके बता दीजिएगा, और मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो नोट्स आप लोगों को अवेलेबल हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि नोट्स इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के ऐप पे हर क्लास के बाद में आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और होते हैं, ताकि जब आप खुद से बैठ के घर में प्रोग्रामिंग करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपके पास और भी क्वेश्चंस होना चाहिए. तो ये एक बार मुझे आप लोग कंफर्म बता दीजिएगा. ओके, बिजनेस एनालिस्ट के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं चाहिए क्या? राजीव, बेसिकली अगर आप बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका जॉब टाइटल है सबसे पहले तो उसी को अंडरस्टैंड करिए, बिजनेस एनालिस्ट, राइट. तो अगर आप बिजनेस एनालिस्ट भी अगर एक बनना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप कितने बेहतर तरीके से बिजनेस को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं. तो बिजनेस एनालिस्ट बनने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्वर्सेशन स्किल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कि अगर आपका काम एज अ बिजनेस एनालिस्ट ये होता है कि एक क्लाइंट से आप बात कर रहे हैं, उस क्लाइंट को आप अपनी कंपनी के बारे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप बिजनेस मॉडल्स उसके साथ शेयर कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेसिक्स ऑफ बिजनेस भी आपको आना चाहिए, ताकि आप एक बिजनेस को अंडरस्टैंड कर पाओ. इसके साथ साथ अब उस बिजनेस को एनालाइज करने के लिए जो आपके टूल्स हैं, पावर बीआई, टैबल्यू, एसक्यूएल, एडवांस एक्सेल, पाइथन लाइब्रेरीज, इन सारी चीजों की आपको रिक्वायरमेंट होती है अलोंग विद अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन स्किल्स, राइट. सॉरी. तो ये आप लोगों के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है. और राजीव, इसके साथ साथ जितने भी आपको बिजनेस एनालिटिक्स की रिक्वायरमेंट है वो भी मैं आपको कवर करूंगी, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट. आज की जो हमारी क्लास है वो हम शुरू करते हैं, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डे 6 में, यूजर डिफाइंड फंक्शंस इन पाइथन. देखिए, मैंने आपको बताया था कि पाइथन में जो फंक्शंस होते हैं वो कुछ 2 तरीके के मेजर फंक्शंस होते हैं. पहला आपका होता है बिल्ट इन फंक्शंस. इसमें हम लोगों ने बहुत सारे फंक्शंस जो पहले से पाइथन में बने होते हैं, इंट के बारे में पढ़ा था, फ्लोट के बारे में पढ़ा था, इनपुट के बारे में पढ़ा था, फॉर्मेट के बारे में पढ़ा था, राइट. तो ये सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि पाइथन में पहले से बने हुए होते हैं, ठीक है. अब इसके अलावा आपको अगर खुद से अपना कोई फंक्शन बनाना है तो उसे हम कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस. पहले 15 मिनट्स हम लोग क्लास में पढ़ लेते हैं, उसके बाद और भी जो डाउट्स हैं प्लीज मुझे लाइव सेक्शन पे बताते जाइए, ताकि 15 मिनट्स बाद में और आप लोगों के डाउट्स ले पाऊं. तो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? Functions that we define ourselves to do a specific task are referred as the user defined function. All the functions that are returned by any of us comes under the category of the user defined function. तो देखिए, ये जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसको हम खुद बनाते हैं. अब सवाल ये आता है कि क्यों हम खुद से फंक्शंस बनाते हैं, क्या जरूरत पड़ गई खुद से फंक्शंस बनाने की. तो देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि एक आपका स्टेटमेंट है, लेट्स सपोज यहाँ पे एक आपको स्टूडेंट का रिजल्ट बनाना है, ठीक है. अब उस स्टूडेंट के रिजल्ट में हमेशा आपको जिस स्कूल में स्टूडेंट पढ़ता है, मान लो वो डीपीएस स्कूल में पढ़ता है, और हर बार आपको उसका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है स्कूल का आपको शेयर करना है. अब लेट्स सपोज इस क्लास में 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चों के लिए मैं हर बार कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं लिखूंगी, राइट.
हर बार ये लिखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लूंगी, उस फंक्शन में मैं लिख दूंगी कॉन्टैक्ट, ठीक है, और हर स्टूडेंट को वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है उसके रिजल्ट में अपने आप प्रिंट हो जाएगा। तो यही काम होता है एक यूजर डिफाइंड फंक्शन का, कि हम अपने काम को आसान बनाने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस का, ताकि मुझे बार बार मेहनत ना करना पड़े। अब इसको थोड़ा इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। लेट्स सपोज मान लो आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो एज अ डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट। अब आपका काम यहाँ पे ये आपको बताया जा रहा है कि आपको एक फंक्शन जो है, आपको एक बेसिकली एक प्रोग्राम, एक कोड आप कर रहे हैं, उस कोड में मान लो आपको हेलो कस्टमर, ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग दिस एज एन एग्जाम्पल, हेलो कस्टमर आपको बार बार यहाँ पे प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बार बार जाके प्रिंट हेलो कस्टमर, इस तरीके से हम नहीं करवा सकते। तो इसको यूज करने के लिए मैं यहाँ पे एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लूंगी, और जब भी मुझे यहाँ पे इसको प्रिंट कराना होगा मैं डायरेक्टली उस यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल कर लूंगी। ये चीज अभी और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगी जब हम जुपिटर नोटबुक पे इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा भी और आगे बढ़ते हैं हम लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करते हुए कि अब इस यूजर डिफाइंड फंक्शन को बनाने का क्या कुछ एडवांटेज होता है। So basically user defined functions help to decompose a large problem into the small segments. तो लेट्स सपोज अगर आपका कोई आप एक कोड लिख रहे हो, वो कोड काफी लेंथी हो चुका है, उस कोड में बार बार आपको एक ही चीज रिपीटेड तरीके से यूज करवाना है, तो आप यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन बना सकते हैं। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज अगर कोई प्रोग्रामर है वो काफी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो उसी बड़े से प्रोजेक्ट को अगर मैं पार्ट्स में स्प्लिट कर दूं, तो मैं एक एक प्रोजेक्ट में यहाँ पे जो एक प्रोजेक्ट है इसको मैं एक एक फंक्शंस के थ्रू भी बना के इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर सकती हूँ, राइट। तो ये कुछ एडवांटेजेस होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस के। अब यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट कैसे किया जाता है, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कीवर्ड यूज होता है DEF नाम का। DEF बेसिकली डेफिनेशन के थ्रू हम समझ सकते हैं, यहाँ पे DEF नाम का यहाँ पे कीवर्ड यूज होता है। तो सबसे पहले मैं DEF नाम का कीवर्ड लिखूंगी, इसके बाद जो भी मैं अपने फंक्शन का नाम रखना चाहूँ, लेट्स सपोज मैं अपने फंक्शन का नाम रखना चाहूँ स्वाति, तो मैं यहाँ पे नाम रख सकती हूँ। इसके बाद जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो ये बहुत जरूरी होता है, देखिए हमने इनबिल्ट फंक्शन में भी पढ़ा है कि जब भी प्रिंट लिखो तो भी यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ता है, इंट लिखो तो भी ब्रैकेट लगाना पड़ता है। तो इसी तरीके से जब भी हम किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो जरूरी हो जाता है कि हम यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाएं, और उसके बाद यहाँ पे सिंटेक्स में आता है कोलन। अब उसके बाद जैसा हम यहाँ देख सकते हैं प्रिंट हेलो फ्रॉम अ फंक्शन, अब ये आपने बना लिया फंक्शन। अब इसके अंदर चाहे जो भी स्टेटमेंट्स आप लिखना चाहें, आप बहुत ही आसानी से स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं इस फंक्शन के अंदर। तो ये तो बात होगी कि मैंने फंक्शन तो बना लिया, अब सवाल ये आता है कि इस फंक्शन को मैं कॉल कैसे कर सकता या कर सकती हूँ, राइट। तो अब इसको भी समझते हैं कि किसी फंक्शन को बनाने के बाद उसे कॉल कैसे करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या हुआ। मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ नाम से, फिर मुझे लिखना है फंक्शन का नाम, मैंने स्वाति नाम लिखा, उसके बाद मैंने कोलन लगा दिया। अब मैं यहाँ पे लेट्स सपोज लिख रही हूँ प्रिंट हेलो क्लास, ठीक है। तो ये तो बन गया मेरा फंक्शन। अब इस स्वाति वाले फंक्शन को कॉल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, जो फंक्शन का नाम है केवल वो लिख के कॉल करना, ब्रैकेट लगाना है, तो अपने आप ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा, और जो मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ वो यहाँ पे बहुत ही आसानी से प्रिंट हो जाएगा। तो ये होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो अभी हमने इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या क्या होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन का, इसे हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम लोग इसी चीज को डायरेक्ट जुपिटर नोटबुक में कोड करके समझते हैं, क्योंकि जब तक चीजें हम लोग कोड करके ना समझे हमें नहीं समझ में आता है, तो इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कोडिंग के थ्रू। जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, राजीव आपका बिजनेस एनालिस्ट के लिए और क्या स्किल्स चाहिए, डेफिनेटली मैं आपको 15 मिनट्स में थोड़ा सा पढ़ा लूँ, उसके बाद में आपको बताती हूँ। इसके अलावा और भी जो लोग वॉच कर रहे हैं उनका भी अगर कोई डाउट है तो मुझे लाइव सेक्शन पे बताते जाइएगा, कमेंट करके आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं। तो आज की क्लास चालू करते हैं, जहाँ पे जुपिटर नोटबुक मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, और आज हमारा है डे 6। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं डे 6। अभी तक यहाँ पे जुपिटर नोटबुक यूज करना मुझे लगता है कि आप सभी को आ गया होगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा आसान आईडी है, तो इससे बहुत इजीली आप जो भी चीज करना चाहते हैं वो बहुत आसानी से हम लोग यहाँ पे कोड कर सकते हैं। तो ये तो हमने लिख लिया डे 6 ऑफ दिस क्लास। अब यहाँ पे सबसे पहला हम हेडिंग डाल देते हैं कि आज की क्लास का मेन टॉपिक है यूजर डिफाइंड फंक्शन, और आज की क्लास में भी हम लोग क्वेश्चंस डायरेक्ट जो प्रोग्राम होता है उसको अंडरस्टैंड करेंगे।
थ्योरेटिकल आपको भी पता है कि कोई इतना थ्योरी नहीं पूछेगा, आपका मेन कमांड होना चाहिए प्रोग्राम्स पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं क्रिएटिंग अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये सबसे पहले हम लोग एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले मैं यहाँ हेडिंग जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट में हेडिंग दे देती हूँ। और अब हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन यहाँ पे बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे कीवर्ड का, जो कि हमारा होता है DEF नाम का। अब लेट्स सपोज मैं इसका नाम रखना चाहती हूँ मेरे फंक्शन का माय फंक्शन नाम से। अब इस माय फंक्शन नाम से मैंने एक यहाँ पे फंक्शन बना लिया यूजर डिफाइंड। अब इसके अंदर मैं लेट्स सपोज प्रिंट करवाना चाहती हूँ हेलो क्लास, राइट। ये मैंने यहाँ पे करवा लिया। तो अब ये जो है यहाँ पे ये मेरा फंक्शन जो है मैं इस कोड को रन कर रही हूँ, ये मेरा फंक्शन यहाँ पे बन चुका है। तो हमने देखा कि फंक्शन को क्रिएट करने का तरीका होता है DEF यूज करना है, फिर अपने मन से कोई भी फंक्शन का नाम बनाना है, ब्रैकेट लगाना है और उसके बाद कोलन लगाना है, राइट। तो ये तो हमने क्रिएट कर लिया फंक्शन। लेकिन अब इसी फंक्शन को अगर मुझे कॉल करना है तो मैं कैसे कॉल करूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग का फॉर्मेट देके इसको रन करते हैं। अब फंक्शन को मुझे कॉल करना है। तो मैंने बताया था कि जो भी नाम आप अपने फंक्शन का रखते हैं उसी नाम से आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो आपने नाम रखा है फंक्शन का माय फंक्शन, तो अब मुझे इसे कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे कॉल कर रही हूँ माय अंडरस्कोर फंक्शन और मैं इसको रन कर रही हूँ। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं जैसे ही मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे हुआ क्या है, प्रोग्राम का फ्लो क्या हुआ है, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉल किया माय फंक्शन, तो ये इस माय फंक्शन के अंदर गया, इसके अंदर इसको दिखा प्रिंट हेलो क्लास, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया हेलो क्लास। अब इसी हेलो क्लास की जगह अगर मैं कुछ और भी स्टेटमेंट्स अगर मान लीजिए प्रिंट करवाना चाहती हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहती हूँ हेलो क्लास के अलावा वी आर लर्निंग पाइथन, राइट। अब मैं इसको रन करती हूँ और मैं अब इस फंक्शन को फिर से यहाँ पे कॉल कर रही हूँ। तो हम देख सकते हैं वी आर लर्निंग पाइथन यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो जब भी आप अपने मन से ये फंक्शन आपने बना दिया, अब आप कोई भी कोड लिखो, मान लो आप 1000 लाइन का ही क्यों ना कोई कोड लिख लो, उसमें अगर आपको जरूरत पड़ रही है इस माय फंक्शन को कॉल करने की, तो आप कितने भी बार इस माय फंक्शन को यूज कर सकते हो। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन इसलिए बनाते हैं ताकि उसको हम जितने भी बार हमारा मन चाहे आसानी से रीयूज उसको कर पाए, ठीक है। तो ये होता है कॉलिंग अ फंक्शन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक टास्क देती हूँ, ठीक है। अब आप समझिएगा कि मान लो आपको एक टास्क यहाँ पे मिला है कि आपको मान लेते हैं यहाँ पे कि 4 स्टूडेंट का या मल्टीपल स्टूडेंट का आपको यहाँ पे रिजल्ट बनाना है, ठीक है। आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स का रिजल्ट बनाना है। आपको क्या काम करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टूडेंट का नेम क्या है ये आपको यूजर से पूछना है, ठीक है। ये मान के चलिए कि आप ये जो कोड लिख रहे हो ये किसी स्कूल के लिए आप एक कोड लिख रहे हो, एक टीचर के लिए, और वो टीचर आपको बोल रहा है कि देखो मुझे ना 50 स्टूडेंट का रिजल्ट बनाना है और मैं कितने आसानी से ये बना सकता हूँ, तुम मेरी मदद कर दो। तो आपको आती है पाइथन प्रोग्रामिंग। आप क्या करोगे, सबसे पहले पूछोगे कि अच्छा आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो टीचर बोल रहा है कि मुझे ना नेम चाहिए स्टूडेंट का ताकि मैं उसके रिजल्ट में डाल पाऊँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे स्टूडेंट का मैथ्स में कितना नंबर आया ये मुझे पूछना है, साइंस में कितना नंबर आया ये आपको टीचर से पूछना है, और स्टूडेंट का सोशल में कितना नंबर आया ये आपको स्टूडेंट से पूछना है। अब वो जो टीचर है जिसके लिए आप ये प्रोग्राम बना रहे हो वो आपको ये बोल रहा है कि जब आप रिजल्ट बना दो ना, तो रिजल्ट में क्या करना, DPS स्कूल का, मैं बेसिकली टीचर हूँ तो DPS स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना हर स्टूडेंट के रिजल्ट में लिखा होना चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, मान लो 50 स्टूडेंट का रिजल्ट बना रहे हो यहाँ पे, तो 50 के में जाके आप बार बार कॉन्टैक्ट तो नहीं लिखोगे। तो क्या करोगे, तो यूजर डिफाइंड फंक्शन आप बना लोगे एक अपना, और हर बार उसको यहाँ पे आप कॉल कर लोगे। कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व, चलिए इसको यहाँ पे डायरेक्टली प्रोग्राम करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्योंकि जब तक प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करके सॉल्व नहीं करेंगे कोई मतलब नहीं है कोडिंग सीखने का। इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूशन, इंपॉर्टेंट है कोडिंग। तो यहाँ पे हम लोग पहले हेडिंग देते हैं मेकिंग द रिजल्ट ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है। इसको यहाँ हेडिंग के फॉर्मेट में दे देते हैं। अब यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट जो है वो मुझे कितने भी स्टूडेंट का मैं रिजल्ट बनाऊं मेरे को कॉन्टैक्ट सब में देना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मैं एक DEF पहले यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कॉन्टैक्ट नाम से मेरा होना चाहिए फंक्शन। अब इसके अंदर मुझे क्या क्या प्रिंट करवाना है, तो लेट्स सपोज सबसे पहले मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द स्कूल, ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द स्कूल। इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहती हूँ लेट्स सपोज स्कूल का नाम,
लेट्स सपोज दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब क्योंकि कॉन्टैक्ट डिटेल्स है तो स्कूल का एड्रेस भी रिजल्ट में प्रिंट होगा, राइट। तो यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं हम लोग स्कूल का एड्रेस, लेट्स सपोज बैंगलोर कर्नाटका। अब स्कूल में कॉन्टैक्ट डिटेल्स है तो यहाँ पे हमें प्रिंट करना होगा क्या, हमें यहाँ पे कोई नंबर जो है कॉन्टैक्ट नंबर स्कूल का होगा वो भी यहाँ पे प्रिंट करना होगा, और प्रिंट हमें यहाँ पे करना है स्कूल का कोई ना कोई ईमेल आईडी भी होगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट में तो ईमेल आईडी भी आता है। तो मान लेते हैं dps.contact@gmail.com, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको हर स्टूडेंट के रिजल्ट में लिखना है, ठीक है। तो ये हमने बना लिया एक अपना फंक्शन। अब क्या करना है, अब चलो रिजल्ट बनाते हैं। अब रिजल्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे फॉर लूप, देखिएगा फॉर लूप के बारे में मैंने आपको कल की ही क्लास में पढ़ाया था और वही फॉर लूप को आज मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। तो अभी के लिए मैं मान लो 4 स्टूडेंट्स का रिजल्ट बनाना चाहती हूँ, तो मैं 4 स्टूडेंट्स का रिजल्ट बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे रेंज पे जाके लिखा 4, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंज 4 मैंने लिखा। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रही हूँ, इसलिए मैंने कम नंबर लिया है, 4 स्टूडेंट्स का बस मैं रिजल्ट बना रही हूँ। अब सबसे पहले आपको टीचर ने क्या बोला था कि सबसे पहले ना आप एक काम करिएगा, आप पूछिएगा कि क्या नाम है स्टूडेंट का। सो हम यहाँ लिख देते हैं नेम ऑफ द स्टूडेंट। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर नेम ऑफ द स्टूडेंट। अब नेम के बाद में टीचर ने कहा था कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो ये रिक्वायरमेंट है, मैथ्स में कितना मिला, साइंस में कितना मिला और सोशल में कितना मिला। तो यहाँ पे देखिए मैं इंट इनपुट का यूज कर रही हूँ। क्यों इनपुट का यूज कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें इंटीजर नंबर चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ इंट फंक्शन का यूज किया है। अब यहाँ लिख देते हैं एंटर द मार्क्स ऑफ मैथ्स, ठीक है। अब इसी तरीके से C इज इक्वल्स टू इंट इनपुट हम लोग यहाँ लगा देते हैं और लिख लेते हैं एंटर द मार्क्स ऑफ सोशल, लेट्स से साइंस, और इसके बाद एक बच रहा है सोशल। तो मैं इसी को यहाँ पे कॉपी करके नीचे एक बार पेस्ट कर लेती हूँ। वेरिएबल का नाम हम यहाँ पे बदल देते हैं, वेरिएबल का नाम D बना लेते हैं और यहाँ पे साइंस की जगह इसको कर देते हैं सोशल, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे बना लिया प्रोग्राम। अब इसके बाद में मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे प्रिंट करवा लेती हूँ और इसके बाद में मैं यहाँ पे देखिएगा ये जो मैं बनाई हूँ, मैंने कहा था कि हर स्टूडेंट के रिजल्ट में पहले उसका नाम होना चाहिए, फिर उसको मैथ्स में कितने नंबर मिले वो होना चाहिए, साइंस में कितने नंबर मिले वो होना चाहिए और उसको सोशल में कितने नंबर मिले वो होना चाहिए। उसके बाद स्कूल का ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसके रिजल्ट में प्रिंट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ये जो कॉन्टैक्ट नाम का फंक्शन बना के रखा था, यूजर डिफाइंड फंक्शन, उसी को मैं यहाँ पे जाके कॉल कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं जो फंक्शन यहाँ पे बना है यही फंक्शन यहाँ पे कॉल किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए प्रोग्राम जो हमने लिखा अब इस कोड को हम लोग यहाँ पे रन करके देखते हैं। ऑलराइट, तो अब हमसे पूछ रहा है नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट का यहाँ पे नाम हम लोग दे देते हैं। मान लेते हैं स्टूडेंट का नाम है, कोई भी नाम हम लोग ले लेते हैं, राजीव लेट्स से, राइट। ये मैंने एंटर किया। अब बोल रहा है मार्क्स बताइए, मैथ्स में कितना मार्क्स मिला। लेट्स सपोज राजीव ने 85 स्कोर किया मैथ्स में, साइंस में 98 और सोशल में मान लेते हैं 74, राइट। तो देखिए जैसे ही यहाँ पे मैंने राजीव का रिजल्ट बनाया तो यहाँ पे सबसे पहले नाम आना चाहिए था, नाम आया, मैथ साइंस सोशल के नंबर आ गए। अब यहाँ पे देखो जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको प्रिंट करवानी थी, जो हमने यहाँ पे फंक्शन बना के रखा हुआ है कॉन्टैक्ट नाम का, जिसके अंदर ये डिटेल्स हमने कराई थी, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रिंट हो जा रही है, राइट। तो अब आपका काम यहाँ पे आसान हो जाता है। अब मैं दूसरे स्टूडेंट की बात करती हूँ। मान लो दूसरे स्टूडेंट का नाम है यहाँ पे आयुष, ठीक है। अब फिर इसके लिए पूछ रहा है कि मैथ्स में आयुष को कितना मिला, लेट्स सपोज 85, साइंस में लेट्स सपोज 75, सोशल में लेट्स सपोज 79। अब आयुष का जब रिजल्ट यहाँ पे बना के मुझे दिखा रहा है तो यहाँ पे देखिए आयुष के रिजल्ट के बाद भी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स मुझे प्रिंट करवाना था, राजीव के रिजल्ट के बाद भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रिंट हो रही है, आयुष के रिजल्ट के बाद भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रिंट हो रही है। तो अब मेरा काम बहुत आसान बन गया, क्योंकि मैंने एक बार फंक्शन बनाया, उसी को मैं बार बार यहाँ पे यूज कर रही हूँ, बार बार कॉल कर ले रही हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो क्या होता, मुझे बार बार हर एक रिजल्ट के बाद जाके ये चीज प्रिंट करवानी पड़ती, ये चीज मुझे लिखना पड़ता। तो यही एडवांटेज होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन का। अब तीसरे स्टूडेंट की भी डिटेल हम लोग दे देते हैं। तो लेट्स सपोज तीसरे स्टूडेंट का नाम है आकांक्षा। तो मैं यहाँ पे इसको एंटर करती हूँ। आकांक्षा को लेट्स सपोज मैथ्स में मिल रहा है 78 मार्क्स, साइंस में 85, सोशल में 92, राइट। तो अब जैसे ही मैंने आकांक्षा की भी यहाँ पे डिटेल्स डाली तो हम यहाँ देख सकते हैं कि आकांक्षा का रिजल्ट और उसके बाद उसके रिजल्ट के बाद में भी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे प्रिंट हो जा रहा है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्कूल की प्रिंट हो जा रही है।
क्योंकि हमने 4 स्टूडेंट्स के लिए लिया था तो 3 की तो डिटेल डाल दी, अब चौथे के लिए भी डिटेल डाल देते हैं। मान लो लेट्स सपोज चौथे स्टूडेंट का नाम है स्वाति, तो एंटर मैथ्स में मार्क्स लेट्स सपोज 85, साइंस में लेट्स सपोज 78, सोशल में लेट्स सपोज 65। तो जैसे ही मैंने ये डिटेल्स एंटर की तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हर स्टूडेंट का नाम के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है स्कूल का वो अपने आप प्रिंट होता जा रहा है। तो यही फायदा होता है। अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि कितना इजी है यहाँ पे पाइथन को यूज कर पाना, कितने आसानी से आप किसी भी रिजल्ट को, अगर यही बात 50 स्टूडेंट के लिए होती तो बहुत ही आसानी से हम लोग 50 स्टूडेंट का भी यहाँ पे डिटेल्स जो है वो चेकआउट कर सकते थे, राइट। तो इसलिए यहाँ पे इन सारी चीजों का यूज जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सो यस, मैं आप लोगों के डाउट्स ले लेती हूँ। तो डाउट में राजीव कुमार इज सेइंग मैम फॉर के बदले में डेफ लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो आप राजीव, यहाँ पे जो मैंने फंक्शन बनाया है, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर जो है, मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है स्कूल की वो मुझे बार बार यूज करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेफ का यूज किया है, ठीक है। मैंने इसको फंक्शन बनाया है, लेकिन यहाँ पे मैंने फॉर लूप क्यों लगाया, क्योंकि मुझे 4 स्टूडेंट्स के लिए डिटेल चाहिए। तो एक बार लूप चला, फिर दोबारा लूप चला, फिर तीसरी बार लूप चला, फिर चौथी बार लूप चला, राइट। तो आपको अगर किसी चीज को लूप में चलाना है तो आप यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे, ना कि डेफ का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता, अगर मैं डेफ लेती और उसके बाद में मैं लेट्स सपोज यहाँ पे चाहती कि किसी का नाम मैं बार बार प्रिंट करूँ, तो मुझे वहां पे ऐसे अलग अलग फंक्शंस बनाने पड़ जाते, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको ये सिखाना चाह रही हूँ राजीव कि आप फॉर लूप जो है, जो कल की क्लास में हम पढ़े थे, उसका यूज आप कैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन के साथ में कर सकते हैं। तो डेफ को और फॉर लूप को मिक्स मत करिएगा, दिस आर द सेपरेट थिंग्स दैट यू हैव टू लर्न, राइट। तो डेफ नाम से मैंने यहाँ पे बनाया, ये वो चीजें हैं जो मुझे हर बार प्रिंट करवानी है। अब मैंने यहाँ पे ये चीज क्यों नहीं की, क्योंकि देखो हर बार जो है स्टूडेंट का नाम अलग होगा, हर बार अलग स्टूडेंट होगा, हर बार यहाँ पे जो मैथ साइंस सोशल में हर स्टूडेंट को डिफरेंट मार्क्स मिलेगा, राइट। इसीलिए मैंने इस चीज को लूप में रखा और जो कॉन्टैक्ट वाली डिटेल्स है उसको मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शन डेफ का यहाँ पे यूज किया। ओके ठीक है, राजीव इज सेइंग समझ गए हैं, शैंकी इज सेइंग थैंक्स। ओके, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और भी जो डाउट्स है मुझे चैट पे बताते जाइएगा। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो अभी तक आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि क्या कुछ एडवांटेज होता है। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं आर्ग्यूमेंट्स के बारे में, कि यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये आर्ग्यूमेंट्स होता क्या है, ठीक है। तो मैंने बताया जब भी आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना चाहो तो सबसे पहले डेफ लिखना है, उसके बाद फंक्शन का नाम लिखना है। लेट्स सपोज फंक्शन का नाम है स्वाति, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ पे कोलन लगाते हैं। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, अगर ये जो खाली वाला ब्रैकेट है इसमें मैं कोई इंफॉर्मेशन पास कर दूं तो इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट पास करना। आर्ग्यूमेंट बेसिकली होता क्या है, एक इंफॉर्मेशन होता है जो कि आप पास करते हैं फंक्शन में। तो अभी जो पहले एग्जांपल हमने पढ़े थे उसमें ब्रैकेट को खाली रखा था, अब हम यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट भी पास करेंगे। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेफ नाम से बना लेती हूँ फंक्शन। मान लीजिए मैं इस फंक्शन का नाम रख देती हूँ माई फंक्शन, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर माई फंक्शन, और यहाँ पे मैं एक आर्ग्यूमेंट पास करवा लेती हूँ। मान लेते हैं कि इस आर्ग्यूमेंट का नाम है एफ नेम, मतलब कि फर्स्ट नेम, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेती हूँ, लेट्स सपोज एफ नेम प्लस लेट्स सपोज शर्मा, ठीक है। अभी मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं या जितने भी ऐसे लोग हैं जिनका सरनेम शर्मा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, शर्मा जो है वो मेरा फिक्स रहेगा। अब मैं चाहती हूँ कि अपने मन से मैं स्टूडेंट्स का नाम दूं। लेट्स सपोज मान लो कोई पूजा शर्मा है, लेट्स सपोज मान लो कोई प्रशांत शर्मा है, लेट्स सपोज मान लो कोई प्रिया शर्मा है। तो शर्मा यहाँ पे फिक्स चाहती हूँ मैं, और ये वाला जो मेरा आर्ग्यूमेंट है ये मैं अपने हिसाब से देना चाहती हूँ, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, इसको करने के लिए मैंने फंक्शन तो यहाँ पे बना लिया। अब इस फंक्शन को क्या करना होगा, कॉल करना होगा। अब मैं यहाँ पे माई फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। अब मैं यहाँ डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट में दे रही हूँ कि मेरे को क्या चाहिए। लेट्स सपोज किसी का नाम पूजा है तो मैं यहाँ कॉल कर ले रही हूँ पूजा शर्मा, यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे भी हम लोग इस चीज का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे पूजा शर्मा एकदम ज्वाइन हो चुका है, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस जो है ना वो लेट्स सपोज हम लोग यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो अभी यहाँ स्पेस भी आ गया।
तो मैंने क्या किया यहाँ पे, देखिए हर बार जब मैं इसके पहले क्वेश्चन में फंक्शन को कॉल कर रही थी तो मैं क्या कर रही थी, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट नाम से मेरा फंक्शन था, मैं कॉन्टैक्ट को डायरेक्ट कॉल कर रही थी और ब्रैकेट में मैं कुछ नहीं लिख रही थी क्योंकि उस समय मैंने आर्ग्यूमेंट में कुछ नहीं दिया था। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब जब मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया है तो मैंने आर्ग्यूमेंट में क्या दिया है, एफ नेम, मतलब कि फर्स्ट नेम। ठीक है, तो फर्स्ट नेम जो है हर किसी का डिफरेंट हो सकता है, पूजा, प्रिया, प्रियंका, कुछ भी, लेकिन शर्मा जो सरनेम है मुझे वो कांस्टेंट रखना है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से इसका यूज किया। अब मान लीजिए अब मेरे को यही चीज यूज करना है किसी और स्टूडेंट के लिए, तो मैं यहाँ पे माय फंक्शन, फिर से जो मैंने फंक्शन बनाया उसको यहाँ पे कॉल कर रही हूँ और इस बार मैं स्टूडेंट का नाम लेट्स सपोज रखना चाह रही हूँ, लेट्स से प्रिया। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगी तो हम देख सकते हैं कि प्रिया शर्मा। तो यहाँ पे मैं क्या हो रहा है, जो भी फर्स्ट नेम है वो मैं आर्ग्यूमेंट में पास कर दे रही हूँ और जैसे ही मैंने आर्ग्यूमेंट में पास किया, यहाँ देखिएगा जैसे मैंने लेट्स सपोज मान लो प्रिया पास किया तो क्या हुआ, यहाँ पे गया आर्ग्यूमेंट में आया प्रिया, अब फिर उसके बाद आया यहाँ पे प्रिंट फर्स्ट नेम, मतलब जो आर्ग्यूमेंट में आपने दिया है वही आप यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हो, तो क्या हुआ प्रिंट प्रिया, फिर उसके बाद स्पेस आपने दिया है तो यहाँ स्पेस आ गया, उसके बाद यहाँ पे शर्मा प्रिंट हुआ। तो इस तरीके से आर्ग्यूमेंट का हम लोग यूज कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज एक और स्टूडेंट के लिए यहाँ देख लेते हैं, माय फंक्शन में यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ और माय फंक्शन में लेट्स सपोज अब स्टूडेंट का नाम है प्रशांत। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देख रही हूँ तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा काम आसान हो चुका है। जो स्टूडेंट का नाम है मैंने नाम दिया, अपने आप शर्मा यहाँ पे प्रिंट हो रहा है क्योंकि मैंने आर्ग्यूमेंट में पास किया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है आर्ग्यूमेंट का। अब सवाल ये आता है कि मैं कितना आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास कर सकता हूँ, राइट, ये तो वन आर्ग्यूमेंट हो गया। अब सवाल ये आता है कि क्या मैं दो चीज आर्ग्यूमेंट में पास कर सकती हूँ। डेफिनेटली आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि आप कैसे दो चीजों को आर्ग्यूमेंट में पास कर सकते हैं। तो एक और मैं फंक्शन बना लेती हूँ, मान लीजिए यही फंक्शन को अगर मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके दिखाऊं आपको, यही वाला अगर मैं एग्जाम्पल दिखाऊं तो देखो ये वाले एग्जाम्पल पे यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट आपने पास किया था जिसका नाम था फर्स्ट नेम। अब इसी वाले फंक्शन को मैं एक आर्ग्यूमेंट फर्स्ट नेम भी देती हूँ और एक और आर्ग्यूमेंट दे देती हूँ मान लो लास्ट नेम। ठीक है, तो क्या ये कर सकते हैं, क्या हम दो आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं एक फंक्शन में? जवाब है हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं। कैसे करते हैं चलिए सीखते हैं। तो अब यहाँ पे पहले मैंने फंक्शन बस फर्स्ट नेम दिया था, अब यहाँ पे मैं दो नेम देना चाहती हूँ, फर्स्ट नेम भी और लास्ट नेम भी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो फर्स्ट नेम था वो तो हमने पहले ही दिया हुआ था, अब यहाँ शर्मा हटा देते हैं और इसकी जगह कर देते हैं लास्ट नेम। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे रन करती हूँ। अब इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है माय फंक्शन। पहले क्या हो रहा था कि मैं शर्मा फिक्स रखना चाह रही थी, अब क्या हो रहा है, अब मैं चाहती हूँ कि दोनों चीजें मैं ही बताऊं यूजर को, मैं ही बताऊं कि स्टूडेंट का नाम क्या है। लेट्स सपोज स्टूडेंट का नाम है प्रिया, ठीक है, और सरनेम है वर्मा। दूसरी स्टूडेंट का नाम है मान लो अंकिता, सरनेम है लेट्स से मेहता, राइट। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि दोनों नाम मैं ही बताऊं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में अब दो चीजें ली है, फर्स्ट नेम भी लिया है और लास्ट नेम भी लिया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस माय फंक्शन को मैंने कॉल किया, अब मैं इसको रन करूंगी तो देखना एरर आ जाएगा। क्यों एरर आया, यहाँ पे देखिए एरर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि जब आपने फंक्शन बनाया था तब आपने दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए थे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नाम के, वो अभी आपने नहीं दिए, इसलिए आपको एरर शो कर रहा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दो आर्ग्यूमेंट्स मुझे यहाँ पे देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैं पहला आर्ग्यूमेंट दे देती हूँ श्रेया नाम से और दूसरा आर्ग्यूमेंट दे देती हूँ मैं वर्मा नाम से। अब मैं इसको रन करूंगी तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हुआ क्या है, इसमें मैंने दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए, जैसे ही मैंने पास किया यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ, तो फर्स्ट नेम में क्या पास था श्रेया, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया फर्स्ट नेम श्रेया। उसके बाद जो आपका लास्ट नेम था उसमें आपने आर्ग्यूमेंट दिया था वर्मा, तो यहाँ पे गया आर्ग्यूमेंट वर्मा और यहाँ पे प्रिंट हो गया लास्ट नेम। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो हैं इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर किसी को कुछ भी समझने में प्रॉब्लम आया हो तो प्लीज जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आर्ग्यूमेंट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका वो क्लियर हुआ या नहीं, क्योंकि आगे चल के आर्ग्यूमेंट्स काफी ज्यादा यूज होता है। सो प्लीज जस्ट लेट मी नो कि आर्ग्यूमेंट जो है वो आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अभी हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं, जो कि है आपका एक और प्रोग्राम कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रोग्राम से और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है। तो पहला प्रोग्राम हमने किया था स्टूडेंट के रिजल्ट वाला, अब यहाँ पे हम एक ऐसा प्रोग्राम करना चाहते हैं कि आपको बनाना है इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है,
आपको पाइथन में कोडिंग करनी है और आपको बनाना है इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब आपका रिक्वायरमेंट क्या है? आपका रिक्वायरमेंट ये है कि मान लो अगर किसी कस्टमर ने 500 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यूज की है तो उसको पर यूनिट का 5 रुपए देना पड़ेगा। अगर किसी कस्टमर ने 700 यूनिट से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है तो उसको पर यूनिट का 10 रुपए पे करना है। अगर किसी ने 1000 रुपए जो है 1000 यूनिट यूज किए इलेक्ट्रिसिटी के तो उसको पे करना पड़ेगा 15 रुपीज। और किसी ने यहाँ पे 1000 यूनिट से ज्यादा यूज किया है तो उसको पे करना पड़ेगा 20 रुपीज। ठीक है। अब देखो हो सकता है हर कस्टमर के लिए डिफरेंट हो सकता है कोई 450 यूनिट जलाए, हो सकता है कोई 800 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज करे, हो सकता है कि कोई 1200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज करे। तो आपका ये काम है कि हर यूजर कितना इलेक्ट्रिसिटी कर रहा है यूज, उसके हिसाब से आपको उसका बिल बना के देना है। अब जब आप बिल बनाओगे इस यूजर का तो आपको क्या करना है? अब इस बिल में आपको जो डेडलाइन है, ठीक है, कि अगर आपको बिल देने की लास्ट डेट क्या है ये प्रिंट करवाना है। अगर आप बिल जो है लास्ट डेट के बाद भी नहीं देते हैं तो आपको 1000 रुपए फाइन देना पड़ेगा, ये प्रिंट करवाना है। बिल आप अगर लेट सपोज यहाँ पे बिल आपको कहाँ पे जाके पे करना है तो आपको एड्रेस प्रिंट करवाना है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मान लो आप कहीं पे भी वर्क करते हो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में और आपको बोल रहे हैं 1000 लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो बना के दो। तो अब ये 1000 लोग हैं तो कोई हो सकता है 200 यूनिट जलाए, कोई हो सकता है 500 यूनिट जलाए। तो मैं हर किसी के लिए ऐसे जा के कैलकुलेट तो नहीं करूंगी ना 1000 लोगों के लिए। मैं क्या करूंगी, मैं थोड़ा स्मार्टली वर्क करूंगी और मैं वहां जाके बना दूंगी एक यूजर डिफाइंड फंक्शन और उस फंक्शन में सारा का सारा कैलकुलेशन डाल दूंगी कि 500 यूनिट अगर किसी ने यूज किया है तो 5 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करो, किसी ने 700 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया है तो उसको 10 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करो। इस तरीके से मैं बिल बनाऊंगी। ठीक है। अब ये कॉन्टैक्ट जो है, ये जो डिटेल्स है कि हर बार मेरे को ये प्रिंट करवाना है, हर कस्टमर को मुझे बताना पड़ेगा, राइट, कि लास्ट डेट ये है, अगर लास्ट डेट में बिल नहीं भरोगे तो आपको 1000 रुपए फाइन होगा। तो ये बात तो मुझे हर कस्टमर को बतानी है, हजारों कस्टमर को यहाँ बतानी है। तो मैं हजारों के लिए बार बार जाके चीज नहीं रिपीट करूंगी, मैं इसके लिए भी एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लूंगी। तो ये फुल फ्लेज प्रोग्राम है आपका, कैसे इसको सॉल्व करना है, प्रॉब्लम को कैसे कोडिंग करना है, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ध्यान से इसको देखिएगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर समझ जाओगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक कमेंट लिख लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल, राइट। अब यहाँ पे कंडीशन क्या क्या है आपकी? कंडीशन यही है कि इफ 500 यूनिट यूज्ड तो यहाँ पे पे ₹5 फॉर ईच यूनिट। मतलब अगर 500 यूनिट तक यूज करता है तो कस्टमर को पे करना पड़ेगा 5 रुपए पर यूनिट के लिए। ठीक है। अगर यही चीज 700 यूनिट से ज्यादा होती है तो कस्टमर को पे करना पड़ेगा 10 रुपए पर यूनिट के लिए। फिर उसके बाद लेट्स सपोज यहाँ पे अगर 1000 यूनिट जो है कोई यूज करता है तो उसको पे करना पड़ेगा 15 रुपए पर यूनिट के लिए। और मान लो कि 1000 रुपए से ज्यादा जो है, ठीक है, लेट्स सपोज इफ मोर देन 1000 यूनिट यूज तो उसको पे करना पड़ेगा 20 रुपए फॉर ईच यूनिट, पे 20 रुपीज फॉर ईच यूनिट। ठीक है। तो ये प्रोग्राम का आपका स्टेटमेंट है, ये आपको यहाँ तक आई होप कि यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। अब इसको करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लेती हूँ ताकि मेरा काम आसान हो पाए। तो मैंने यहाँ पे डेफ इलेक्ट्रिसिटी बिल नाम से यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम जो है ये बना लिया। अब इस प्रोग्राम में मैं n नाम का आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ। ये पास क्यों कर रही हूँ अभी जब प्रोग्राम लिख लूंगी तो उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ। अभी के लिए बस जो मैं प्रोग्राम कोड कर रही हूँ उसके फ्लो को समझिए। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना के रख लेती हूँ कि मैं हर बार हर यूजर के लिए मैं अलग अलग चीज नहीं कर सकती, मैं एक स्टैंडर्ड बना सकती हूँ और हर यूजर के लिए मैं वो स्टैंडर्ड यूज करूंगी। तो अब n अगर जो होगा मान लो 500 से कम होता है, ठीक है, अगर कोई यूजर जो है 500 यूनिट या उससे कम जो है बिजली यूज करता है तो उसको वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे बिल पे करना पड़ेगा। प्रिंट करवा लेते हैं, योर बिल इज रुपीज, क्या करेंगे हम यहाँ पे n इंटू 5, राइट। अब ये n इंटू 5 क्यों लिखा, मान लो ये जो है कितना किसी यूजर ने यूज किया, मान लो किसी ने 250 यूनिट यूज किया है
तो वो 250 यूनिट इंटू 5 रुपए इसके हिसाब से ही पे करेगा, राइट। तो कितना होगा, 750 रुपीज उसको पे करना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे n इंटू 5 किया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो कैसे इफ का यूज हो रहा है। मैंने इसकी पिछली क्लास में आपको इफ पढ़ाया था, ठीक है, और आज वही इफ एल्स वाली कंडीशन को मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ यूजर डिफाइंड फंक्शन के साथ में। इसलिए बहुत जरूरी है कि पाइथन की हर क्लास मिस करो, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे वो आपस में जाके एक दूसरे से मिक्स होगा ही होगा। तो इसलिए ध्यान से सारी बैक टू बैक 1 बाय 1 क्लासेस अटेंड करिए। तो अब यहाँ पे मान लीजिए n इज अगर ग्रेटर देन 500 यूनिट होता है, लेकिन 700 यूनिट से कम अगर कोई बिजली का यूज करता है, इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे यूज करता है, तो क्या होगा, उसको 10 रुपए देने पड़ेंगे पर यूनिट के लिए। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं योर, लेट्स से योर बिल इज रुपीज, कितना रुपीज देना पड़ेगा इसको, n इंटू 10 रुपीज, राइट। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखिए इफ एलिफ हमने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि किसी को डाउट आना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट पे बता सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पे अगर वो 700 यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, उससे ज्यादा यूज करता है लेकिन 1000 यूनिट से कम करता है, सो आई एम जस्ट राइटिंग n इज लेस देन और इक्वल टू 1000, ठीक है। तो क्या होगा, तब उसको 15 रुपए बिल देना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर प्रिंट योर बिल इज रुपीज, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं n इंटू 15, ठीक है। अब इसके बाद में फिर से यहाँ पे एलिफ का यूज करते हैं, और अब यहाँ पे एक कंडीशन थी कि अगर कोई 500 यूनिट से भी ज्यादा यूज करता है तब क्या, 1000 यूनिट से भी ज्यादा यूज करता है तब क्या होगा। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जो 1000 यूनिट से ज्यादा यूज कर रहा है, तब उसको यहाँ पे 20 रुपए देना पड़ेगा फॉर एवरी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट द पर्सन इज कंज्यूमिंग। So I'm just writing here your bill is rupees, your bill is rupees, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, कॉमा लगा के n इंटू 20 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक जो है यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लिया। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे आप कितने भी लोगों के लिए अगर बिल बनाओ तो हर कस्टमर का नाम जो है वो अलग होगा, ठीक है। कोई पंकज त्रिपाठी है, कोई आयुष प्रधान है, कोई आशीष है, कोई भावेश है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, हर कस्टमर का आपको नाम लेना है। अब हर कस्टमर ने डिफरेंट यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज की हो सकती है, हो सकता है कि किसी ने 500 यूनिट किया है। तो आपको पूछना पड़ेगा कस्टमर से कि कितने यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ पे कंज्यूम की गई है। तो ये भी मुझे यहाँ पे इनपुट लेना पड़ेगा, राइट। और ये इनपुट लेने के बाद में मुझे यहाँ पे जो डिटेल्स हैं, जो कि मुझे इंस्ट्रक्शंस जो है जो कि मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना है, ये भी मुझे यहाँ पे प्रिंट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे मुझे प्रिंट करवाना है। तो अब मैं क्या करती हूँ, लेट्स सपोज पहले हम इतना ही प्रोग्राम अगर रन करके देखें, तो अब मैं यहाँ पे एक और बना लेती हूँ नया, जो अब यहाँ पे देखिएगा जो मुझसे पूछ रहे थे राजीव, फॉर लूप का मैं यहाँ पे फिर से यूज करूंगी, क्योंकि बार बार मुझे यूजर चाहिए और हर यूजर का नाम अलग है, उसने कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज किया वो अलग है। इसलिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे रेंज लेट्स सपोज अभी हम लोग बना रहे हैं ना, तो मैं थोड़े कम जो है वो रखती हूँ। मान लो पहले आपको मैं 3 यूजर्स का यहाँ पे प्रिंट करके दिखवाती हूँ। फॉर आई इन रेंज 3 a इज इक्वल्स टू, अब सबसे पहले हमें पूछना है कि आपका नाम क्या है, कस्टमर का नाम पूछना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंटर द नेम ऑफ अ कस्टमर। अब उसने कितने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज किया है, तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू, इनपुट ले लेते हैं, इंट इनपुट लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इंटीजर का हमें यूज करना है। तो इंट इनपुट ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं एंटर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यू हैव यूज्ड, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ पे देखिए ये जो फंक्शन मैं यहाँ पे बना के रखी हुई हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल नाम का, मैं क्या करूंगी, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दूंगी, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। फंक्शन का नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल नाम से। तो जो फंक्शन का नाम है इलेक्ट्रिसिटी अंडरस्कोर बिल, इससे मैं यहाँ पे अभी कॉल कर लेती हूँ। तो अब देखिए आपके पास आ गया एंटर द नेम ऑफ अ कस्टमर। तो लेट्स सपोज यहाँ पे कस्टमर का जो नाम है वो है लेट्स सपोज प्रिया। मैंने एंटर किया। अब पूछ रहा है कि प्रिया आपने कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है। तो लेट्स सपोज प्रिया बोल रही है कि मैंने 450 यूनिट्स कंज्यूम किया है। सो इट इज शोइंग सर्टेन एरर
ओके, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट जो है वो मिसिंग आपका दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने n नाम का जो आर्ग्यूमेंट बनाया वो यहाँ डाला नहीं है, इसलिए एरर दिखा रहा है। चलिए इसको फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ प्रिया, कितने यूनिट यूज किए, मान लीजिए 450। तो यहाँ पे देखिए उसको प्रिंट हो जा रहा है योर बिल इज 2250 रुपीज, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, इसको फ्लो को अंडरस्टैंड करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, अब इस प्रिया ने 450 यूनिट्स यूज किए हैं, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ये जो फंक्शन बना के रखा है इस फंक्शन को कॉल किया। तो जैसे ही यहाँ पे n, ये देखिए ये जो n है आपका, ये यही वाला n है, मैंने कहा था ना कि मैं n क्यों यूज कर रही हूँ बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे ये जो 450 है वही मेरा n है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये जो आपने फंक्शन बनाया है, इसमें क्या वैल्यू गई 450। अब जैसे ही इसमें 450 गया तो यहाँ पे पहली कंडीशन में आया कि क्या 450 जो है वो 500 से कम है क्या, डेफिनेटली कंडीशन ट्रू हो गई। अब जैसे ही कंडीशन यहाँ ट्रू हुई तो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, योर बिल इज रुपीज n इंटू 5, मतलब 450 इंटू 5 अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 2250। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वर्क किया। अब यहाँ पे दूसरे कस्टमर की डिटेल पूछ रहा है। अब मान लो दूसरा वाला जो कस्टमर है उसने लेट्स सपोज 600 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया। ओ सॉरी, यहाँ पे नेम डालना था, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 600 यूनिट डाल देते हैं। सो अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो दूसरा वाला कस्टमर है इसने 600 यूनिट यूज किया। तो जैसे हमने इस इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले फंक्शन को कॉल किए, हम यहाँ पे गए, तो अब 600 इज लेस देन इक्वल टू 500 पहली कंडीशन मिली। तो ये कंडीशन तो फॉल्स होनी है क्योंकि ऐसा नहीं होता। अब उसके बाद में दूसरी कंडीशन मिली कि 600 जो है वो 700 से छोटा है और 500 से बड़ा है। तो यहाँ पे ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई, और जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो यहाँ पे आया योर बिल इज रुपीज। अब n क्या था, n था 600 यूनिट उसने जलाए, इंटू 10 किए तो क्या होता है 6000 रुपए। तो यहाँ पे आ गया योर बिल इज 6000 रुपीज। अब एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। अब मान लेते हैं कि किसी कस्टमर ने 1000 यूनिट से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज की। तो लेट्स सपोज कस्टमर का नाम पहले डालना है। लेट्स सपोज कस्टमर का नाम, आई एम जस्ट टेकिंग एनी रैंडम नेम, लेट्स सपोज मोनिका, राइट। तो इसने 1500 यूनिट यूज की। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं अब क्या हुआ, जैसे हम इस प्रोग्राम पे गए तो लास्ट वाली कंडीशन पे जब हम आए तो यहाँ पे हुआ 1500 इज ग्रेटर देन 1000। तो पहली सारी कंडीशंस हमारी फॉल्स हो गई और लास्ट वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई हो पाई कि 1500 इज ग्रेटर देन 1000। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया योर बिल इज रुपीज, n क्या था 1500, पर यूनिट कितना देना पड़ा 20। तो यहाँ पे कैलकुलेट हो गया 30,000। तो इस तरीके से यहाँ पे हुआ। तो अभी आप लोग एक पार्ट तो समझ गए होंगे, लेकिन अभी भी हम पूरा इसे नहीं बना पाए हैं। अभी भी हमें ये बात आपको याद होगी कि हर कस्टमर को आपको ये भी प्रिंट करवाना था कि बिल की लास्ट डेट क्या है। अगर आप बिल नहीं भरोगे लास्ट डेट के पहले तो आपको उसके बाद फाइन देना पड़ेगा 1000 रुपए, राइट। तो ये भी आपको हर कस्टमर की डिटेल में प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए भी मैं क्या करूंगी, इसके लिए भी मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक और यूजर डिफाइंड फंक्शन बना लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं, मान लीजिए इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब इस इंस्ट्रक्शंस नाम का मैंने यहाँ फंक्शन बनाया। अब मुझे प्रिंट करवाना है लास्ट डेट ऑफ पेइंग द बिल इज 20 अप्रैल, ठीक है। मुझे ये भी प्रिंट करवाना है कि फाइन लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आफ्टर 20 अप्रैल यू need to pay 1000 rupees as a fine, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये भी प्रिंट करवाना है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है बेसिकली आपका एड्रेस प्रिंट करवाना है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग एड्रेस प्रिंट करवा लेते हैं। लेट्स सपोज इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस न्यू दिल्ली, राइट। ये चीजें अब मुझे प्रिंट करवानी है। अब मैं इसी प्रोग्राम में क्या करूंगी कि ये जो मैंने इंस्ट्रक्शंस नाम का फंक्शन बनाया है, पहले थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। अब इसके बाद में ये जो इंस्ट्रक्शंस नाम का मैंने फंक्शन यहाँ पे बनाया है, मैं इसी इंस्ट्रक्शंस नाम के फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ और इसको फिर से रन करती हूँ। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो हमने लास्ट डेट बिल की ये होना चाहिए, फाइन, ये सब कुछ भी आने लगेगा। तो अब हम लोग कस्टमर का नाम लेट्स सपोज यहाँ पे ले लेते हैं अंजलि। अंजलि ने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की, लेट्स सपोज मान लो 450। तो देखिए अब यहाँ पे पूरी डिटेल्स आने लग गई है। तो यहाँ पे आप दो यूजर डिफाइंड फंक्शन को एक ही साथ एक प्रोग्राम में यूज कर रहे हो। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कॉल कर रहे हो और दूसरा इंस्ट्रक्शंस।
तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी वाला हुआ तो 450 और यहाँ पे 2250, ये आप अंडरस्टैंड कर चुके हो। उसके बाद यहाँ पे जैसे इंस्ट्रक्शंस फंक्शन कॉल हुआ तो देखिए जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते थे, लास्ट डेट 20 अप्रैल है, नहीं तो फाइन देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस न्यू दिल्ली, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रिंट होने लग गई। अब दूसरे कस्टमर के लिए भी देख लेते हैं। तो लेट्स सपोज दूसरे कस्टमर का लेट्स सपोज यहाँ पे नाम है मेनिका, मैं इसको एंटर कर रही हूँ, उसने इलेक्ट्रिसिटी यूज की है लेट्स सपोज 650 यूनिट। तो यहाँ पे देखिए उसका भी यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा दिया कि आपको 650 यूनिट आपने यूज किया है, आपको 6500 रुपए बिल देना है, लास्ट डेट ये है और बाकी सारे डिटेल्स प्रिंट हो जा रहा है। सो दैट इज द मेन यूजेज ऑफ पाइथन की वो किसी भी चीज को बहुत आसानी से बना सकता है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे नेम ऑफ द कस्टमर एंटर कराना है, लेट्स सपोज राहुल किसी का नाम है कस्टमर का, इसने मान लेते हैं हम लोग कि 900 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है, तो यहाँ पे भी इसका भी डिटेल आ चुका। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, आप कितने आसानी से एक फंक्शन को बना के रख रहे हैं और बार बार उसका यूज कर रहे हैं बिना उसको लिखे हुए। तो कहने का इन शॉर्ट मतलब यही है, किसी चीज को मल्टीपल टाइम्स अगर आपको यूज करना है तो आप बेसिकली उसे एक यूजर डिफाइंड फंक्शन की तरह यूज कर सकते हैं। सो इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट, आज की क्लास में अभी तक अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स ऑलरेडी ओपन है, कमेंट सेक्शन ऑलरेडी ओपन है, आप मुझे कमेंट पे जाके बता सकते हैं। आज की क्लास का नोट्स जो है कंप्लीट नोट्स, उसमें और भी चीजें आपको मिल जाएंगी और भी प्रोग्राम्स मिल जाएंगे, तो नोट्स आपको मिल जाएगा इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के मोबाइल ऐप पे। अभी एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने कहा है, आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि हर क्लास में हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे, हम लोग इस बात को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि केवल पढ़ना काफी नहीं है, जरूरी है कि आसपास की चीजों को कहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है उसे थोड़ा सा अप्लाई करके समझना भी। तो आज की जो केस स्टडी है वो है बेसिकली ओयो की, जो कि है आपका होटल एग्रीगेटर कंपनी ओरावल स्टेज नाम से, राइट, जिसे पॉपुलरली द नेम ऑफ द स्टार्टअप इज ओयो। तो ओयो कैसे डेटा एनालिटिक्स का यहाँ पे यूज करता है इसको हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। पहले कंपनी का अगर थोड़ा सा ओवरव्यू करें तो ओयो जो है बेसिकली अगर हम 2020 का ही डेटा देखें तो 2020 तक ओयो का 43,000 प्रॉपर्टीज में बेसिकली लॉन्च उन्होंने कर चुकी है, 800 सिटीज में अवेलेबल है, 80 कंट्रीज हैं जिसमें से इंडिया, मलेशिया, यूएई, नेपाल, चाइना, ब्राजील, मैक्सिको, यूके, फिलीपींस, जापान, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, वियतनाम एंड यूनाइटेड स्टेट्स जैसे डिफरेंट जगहों पे ओयो जो है बेसिकली अपना बिजनेस करता है। तो अगर हम देखें ओयो का रेवेन्यू तो इट इज द लेटेस्ट रेवेन्यू दैट वाज शोइंग इज 4,157 करोड़, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ओयो के बारे में आज समझने वाले हैं। सबको पता है कि ओयो क्या है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि अगर किसी भी आप कहीं पे भी अगर अपना हॉलीडे प्लान करते हो और आप घूमने जाते हो तो आप एक होटल बुक करते हो आपके स्टे, आपके एकोमोडेशन के लिए, तो यहाँ पे बेसिकली ओयो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पे अगर हम लोग ओयो का बिजनेस मॉडल समझे तो ओयो क्या करता है, ओयो बेसिकली जितने भी होटल के ओनर्स हैं उनको कनेक्ट करता है कस्टमर्स के साथ, राइट। तो होटल्स को और कस्टमर्स को कनेक्ट करने के बीच में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है और जो डेटा एनालिटिक्स यूज होता है वो क्या कुछ यूज होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा आज की क्लास के इस केस स्टडी में अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहाँ पे अगर ओयो के फाउंडर का खुद ही ये कहना है, वो सारे लोग जो पूछते हैं ना कि डेटा एनालिस्ट में क्या कोई स्कोप है, मुझे जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, तो देखिए स्किल्स आना चाहिए, जॉब तो मिलेगा। तो यहाँ पे खुद जो रितेश अग्रवाल है उनका स्टेटमेंट था कि हमारे जो डेटा एनालिस्ट होते हैं वो सारे के सारे कस्टमर बिहेवियर को बेसिकली समझते हैं, और मैं खुद एज अ सीईओ ऑफ द कंपनी मैं खुद जो है सबसे ज्यादा टाइम जो है डेटा एनालिस्ट वाली टीम के साथ में देता हूँ ताकि मैं एक बेहतर डिसीजन जो है वो ले पाऊँ, right? So even the CEOs and the founders itself are coming and telling कि this is the main usage of the data analytics. We need this data analytics to understand the customer behavior, customer insight, so that we can take the better business decisions, right? तो यहाँ पे वो सारे लोगों को भी सवाल थोड़ा थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि देखिए जरूरत है आज की डेट में, इसलिए आपको भी जरूरी है कि थोड़ा सा अपस्किल हो जाएगी। अब ओयो जो है वो कैसे डेटा एनालिटिक्स का अगर यूज करता है, तो अगर हम लोग इसको समझें कि यहाँ पे बेसिकली आप लोग देख सकते हैं सुबह शाम क्वाइट लिटरली द मोस्ट पॉपुलर टाइम जो है जहाँ पे सबसे ज्यादा ओयो में बुकिंग्स होते हैं, अगर हम वो देखना चाहें तो दैट इज द 6 PM to 9 PM का स्लॉट एंड 11 AM to 1 PM का स्लॉट। तो कौन से टाइम पे सबसे ज्यादा पीक यूजर्स जो होते हैं वो बेसिकली बुकिंग करते हैं, तो ये भी जो एनालिटिक्स वर्क करती है यहाँ पे
जो कि आप टाइम डेटा फ्रेम मॉडल पे वर्क करते हैं, इसका एनालिसिस कैसे करना है ये भी हम लोग पाइथन की आगे आने वाली क्लासेस में सीखेंगे, राइट। कैसे लाइब्रेरीज का यूज करना है, तो ये भी आपका वर्क जो है एक डेटा एनालिस्ट जो है वो करके देते हैं। And basically, a travel agent from India made 1193 bookings from an OYO in 2020-21। तो कितने सारे ट्रैवल एजेंट्स होते हैं जिनका बिजनेस जो है रन करता है इन सारी चीजों को लेके, तो हम लोग ये रिकॉर्ड जो है ये सारी चीजों को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं और इसके लिए एक डेटा एनालिस्ट बहुत ज्यादा जरूरी रोल प्ले करता है। अब कई बार ओयो की रिपोर्ट्स आती हैं कि जैसे कि वाराणसी की हम लोग बात करें जो कि ईस्ट के साइड पे है, ठीक है, या फिर हम लोग वेस्ट पे शिरडी की बात कर लें, या अमृतसर में नॉर्थ की बात कर लें, या तिरुपति की बात कर ले साउथ में, ये सबसे ज्यादा ट्रैवल किए जाने वाले टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं 2020-22 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए किस टाइम पे सबसे ज्यादा लोग शिरडी जाते हैं। लेट्स सपोज अभी मान लीजिए अभी समर का टाइम है एंड महाराष्ट्र इज राइट नाउ ऑन द वेरी हाई टेम्परेचर, राइट। तो लोग अभी जो है शिरडी जाने का रेट जो है वो थोड़ा सा ड्रॉप डाउन होगा, राइट। लेकिन इसी की तरफ अगर मैं थोड़ा नॉर्थ साइड की बात करूं, अगर मैं अमृतसर की या थोड़ा जो ठंडा एरिया है तो वहां पे बुकिंग्स जो है आपकी बढ़ जाएंगी। तो इन बातों को एनालाइज करने के लिए एक एक सेकंड में डिफरेंट डिफरेंट डेटा को एनालाइज करने के लिए जरूरत पड़ती है डेटा एनालिस्ट की, जिनका काम होता है कि वो हर सेकंड जो डेटा कलेक्ट हो रहा है उसको एनालाइज करके एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार कर पाए। अब देखिए यहाँ पे ओयो पे ही डेटा एनालिटिक्स वाली टीम ने बताया है कि जो इंडियन यूजर्स है ना, इंडियन जो टूरिस्ट है वो सबसे ज्यादा हिल्स डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं, उसके बाद बीच पे जाना चाहते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे ट्रेडिशनल वगैरह जो जगह होती है हेरिटेजेस वगैरह तरफ जाना चाहते हैं। तो 35% लोग कहाँ जाना चाहते हैं, माउंटेन एरियाज पे। अब जो माउंटेन एरियाज वाला जगह है जैसे मान लो शिमला, हिमाचल के जितने भी जगह है, राइट, जम्मू कश्मीर, तो इस जगह में अगर कोई होटल वाला है तो किस समय सबसे ज्यादा बुकिंग होनी है। अगर लेट सपोज मान लीजिए शिमला में बहुत सारे होटल्स हैं जिनके साथ में ओयो कनेक्टेड है, राइट, तो अगर मान लीजिए पर्टिकुलर 10 होटल्स में इट इज शोइंग की हाइप चल रहा है तो वो इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों को स्प्रेड आउट करेगा कि देखिए अभी सबसे ज्यादा जो कस्टमर्स है वो आने वाले हैं इस एरिया में, तो आप लोग अपना जो भी अपने लेट सपोज अगर अपने बेड लिमिट बढ़ा सकते हैं तो वो बढ़ा लीजिए, राइट। हो सकता है उस समय में आप कोई अपना फूड नया जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। तो हमेशा एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से कनेक्टेड होता है। अब ये डेटा एनालिस्ट ही होते हैं जो बताते हैं कि 24% जो इंडियंस हैं वो बीच डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हैं, 60% जो है वो ऐसे जगह जाना चाहते हैं जहाँ पे रिवर हो, आसपास में लेक साइड का व्यू हो, और प्रेफर करते हैं रिजॉर्ट्स पे रहना। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि होटल जो है एक मेन सिटी में भी होता है और एक जो होता है थोड़ा रिजॉर्ट तरफ होता है जिसको हम रिजॉर्ट कहते हैं, जहां पे बेसिकली थोड़ा सा शहर से वो दूर होता है, राइट। तो अब ये डेटा के अकॉर्डिंग ही मैं एनालाइज करके बता पाऊंगी कि देखिए आपके जो रिजॉर्ट है उसमें बुकिंग ज्यादा होगी और आपका जो सिटी साइड वाला होटल है वो इस समय पे थोड़ा सा खाली चलेगा। तो आपका जो सिटी साइड वाला होटल है ना वो आप अपने किसी बिजनेस इवेंट के लिए देना चाहो तो दे सकते हो, क्योंकि ज्यादातर 60% टूरिस्ट जो है वो रहना चाहते हैं रिजॉर्ट पे। कैसे एनालाइज करेंगे जब तक एक डेटा एनालिस्ट बैठ के इस रिपोर्ट को प्रिपेयर ना करे और डेटा को एनालाइज ना करे। अब यहाँ पे देखिए 50% इंडियंस जो है, ठीक है, हम लोग को कहीं घूमने जाना रहता है तो 50% इंडियंस जो है और 52% इंडियन सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम खोल के, फेसबुक और यूट्यूब खोल के देखते हैं कि हाँ चलो कहाँ पे घूमने जाना है। तो अब क्या होगा, अब 52% इंस्टाग्राम खोल के देखते हैं कि अभी हमें कहाँ घूमने जाना है, तो जितने भी आपके बेसिकली मार्केटिंग होती है वो सबसे ज्यादा मार्केटिंग आपको दिखाने लगेगी आपके इंस्टाग्राम पे। जैसे इंस्टाग्राम खोलो, एक बार मैंने अगर मान लो सर्च कर दिया हिमाचल तो मुझे वो हिमाचल की ही चीजें बार बार दिखाने लगेगा। सो दैट इज द मेन यूजेज ऑफ इट। अब यहाँ पे देखिए 37% लोग ऐसे हैं जो अपनी स्पाउस या पार्टनर्स के साथ घूमना जाना चाहते हैं। तो मान लो अगर आप एक ऐसे कपल हो जो कि आप लेट सपोज अपने स्पाउस या फिर आप मैरिड कपल हो तो जाना चाहते हो, तो मैं आपको वैसा ऑफर करूंगी कि देखिए हमारे पास एक ऐसा प्लान है जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज करते हैं कि यहाँ पे ना आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप अपने पार्टनर के साथ घूमने जाते हो तो इस तरीके से मार्केटिंग कैंपेन्स वर्क करते हैं। 19% लोग ऐसे होते हैं जो कि बेसिकली अपने दोस्तों के साथ वेकेशंस पे जाना पसंद करते हैं, 16% ऐसे होते हैं जो फैमिली वेकेशन जाना चाहते हैं और 12% ऐसे होते हैं जो कि सोलो जाना चाहते हैं। तो जब तक मैं एक कस्टमर के बिहेवियर को, उसके टेस्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाऊंगी तो मैं एक बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए रिक्वायरमेंट है बिजनेस एनालिस्ट की, डेटा एनालिस्ट की, और आप लोगों के लिए है सुनहरा अवसर जिसे बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी है, स्किल सीखिए और अपने प्लेसमेंट के लिए अपने आप को बूस्ट करिए। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को
कि यहाँ पे हमारा 30 डेज मास्टर क्लास तो हो गई। 2 वे कॉन्वर्जेशन करने के लिए मैंने कल भी बताया था, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि Amazon का जो डैशबोर्ड से रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट है वो होने वाला है 21 अप्रैल को शाम के 7 बजे। 2 वे कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं। ये वाली क्लास होगी आप लोगों की गूगल मीट पे। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं इस क्लास के लिए, डेफिनेटली आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। So you can check the description also for the registration. इसके अलावा अगर कोई डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, लेट्स सपोज मुझे इंटरव्यू प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, रेज्यूमे के रिगार्डिंग इश्यूज आ रहा है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के जो डाउट्स होते हैं वही केवल देख पाती हूँ जो मुझे लाइव चैट पे आप लोग मैसेज करते हैं। इसके अलावा लेट्स सपोज कोई डाउट आए तो ये नंबर आपके सपोर्ट के लिए प्रोवाइड किया गया हुआ है। यू कैन जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर और डू द व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। अब वो लोग जो इस क्लास के बाद में लाइव नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई स्टूडेंट हो, कोई बिजी हो, कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो अगर आप लाइव क्लास देख लेते हैं अगर किसी और टाइम पे, सपोज रात में 9 बजे 10 बजे, तो भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन हमेशा यूट्यूब का ओपन रहता है। यू गाइस कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स। So I'm just waiting for the response. If anybody is having any further doubts, please just let me know directly here in the chat section. All right. आई थिंक फॉर टूडेज क्लास जो कि आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन से रिलेटेड था, आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी किए हमने, नोट्स अवेलेबल है ऐप पे। इस क्लास को लेके और इसके पहले की जो 5 क्लासेस हो चुकी है जहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ लूप्स हमने पढ़ा है, हमने बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ा है, हमने वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स पढ़ा है, राइट, और कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी पढ़ा है। तो इसको लेके कोई भी डाउट हो, कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन हो जो नहीं बन रहा हो, तो भी आप लोग मुझे कमेंट पे आप बता सकते हैं, सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू द सॉल्यूशंस फॉर दैट। इसके अलावा कल की क्लास में जब आप लोग आएंगे तो मैं एक छोटा सा आप लोगों को एक होमवर्क कह सकते हैं अगर मैं आपको ये प्रोवाइड करूं, तो जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक प्रोग्राम यहाँ पे बनाया, आप लोग अगर चाहें तो सेम आप बना सकते हैं। लेट्स सपोज किसी मेडिकल स्टोर के लिए कि हर मेडिसिन में लेट्स सपोज पैरासिटामोल जो है उसका प्राइस क्या है, अगर आप 10 स्ट्रिप लेते हो तो उसका प्राइस है 10 रुपीज, राइट। लेट्स सपोज और कोई मेडिसिन ले लेते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं क्रोसिन, लेट्स सपोज, राइट, तो इसका प्राइस क्या है। तो जिस तरीके से मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल का बनाया, आप लोग एक बार इसे किसी मेडिकल स्टोर के लिए अगर आप ऐसा कोड करना चाहें पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करके, कैसे कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो इसका प्रोग्राम जरूर बनाइएगा। और अगर प्रोग्राम बनाने में कोई प्रॉब्लम आए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। So that is all from my side for today's class. If you guys are having any doubts, please let me know directly in the comment section. So see you there. Thank you. Have a very good day. And let me know if you are having any doubts in the comment section. Thank you.